हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का टॉपिक न्यूट्रिशन। इस में हम पूरा न्यूट्रिशन कवर करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और जनरल न्यूट्रिशन जो टॉपिक है। न्यूट्रिशन जब हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो न्यूट्रिशन की टाइप्स आती है कि किस तरह से न्यूट्रिशन होता क्या है, कि कोई खाना किस तरह से ले रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसका, किस तरह से खाना ले रहा है। तो ये दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑटो मतलब अपने आप से खाना बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह से है, दो कौन से, एक हो गया फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है कीमोसिंथेटिक। सबसे पहले अगर हम इसको ही देखें तो इसको देखो बेटा, जो खुद से सेल्फ से अपना काम कर रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं, वो क्या हो गए, ऑटोट्रॉफिक। और जो फोटोसिंथेटिक है वो किसकी, खाना तो खुद ही बनाएंगे क्योंकि ऑटोट्रॉफिक की दोनों टाइप है, ये भी अपने आप खाना बनाएंगे, लेकिन ये बनाएंगे लाइट की प्रेजेंस में और ये बनाएंगे केमिकल की प्रेजेंस में। यहां एग्जाम्पल आता है प्लांट्स का। ग्रीन प्लांट्स जो है वो खाना किसकी प्रेजेंस से बनाते हैं, लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस से बनाते हैं। और केमिकल वाले में एग्जाम्पल आता है आयरन बैक्टीरिया, जो आयरन की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहा है, सल्फर बैक्टीरिया जो सल्फर की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहा है। तो ये केमिकल की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, इसलिए इनको बोल दिया कीमोसिंथेटिक। अब बात करते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फिर से तीन तरह का होता है, एक होता है पैरासिटिक, दूसरा है सैप्रोफिटिक और तीसरा है होलोजोइक। इसमें देखो बेटा, जो दूसरे लिविंग्स पे डिपेंड है, दूसरे लिविंग पे डिपेंड है अपना खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, जो दूसरे लिविंग्स पे अपना खाना ले रहे हैं, टेक देयर फूड बाय अदर, और अदर्स में अदर्स कौन है, लिविंग। तो इसमें एग्जांपल क्या है, जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे एस्कैरिस हो गया हमारे अंदर, लाइस हो गई, जुएं हो गई, एस्कैरिस राउंड वर्म को बोलते हैं, ये क्या करते हैं कि खाना हमारी बॉडी से अपना खाना लेते हैं। दूसरा अगर प्लांट में एग्जांपल पढ़े तो प्लांट में एग्जांपल है कस्टूटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं। अमरबेल पेड़ को पूरी तरह कवर कर लेती है और वो सॉइल से नरिशमेंट नहीं ले रही, वो जिस पेड़ पे ग्रो कर रही है उसी पेड़ से अपना नरिशमेंट लेती है। कोई लीफ नहीं होता, येलो कलर की होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे पतली सी स्टेम होगी, तो सारे क्लाइंबर की तरह होती है, सारे पेड़ को कवर कर लेती है। अब बात करते हैं सैप्रोफिटिक की। सैप्रोफिटिक भी जो है वो डेड और डिके से, मतलब खुद तो ये भी नहीं बना रहे, डेड और डिके मैटर से अपना खाना ले रहे हैं, तो उनको क्या बोल दिया, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में एग्जांपल जितनी भी फंगस है, फंजाई जितनी भी है, वो सब इसका एग्जांपल आएंगे। हम किसी भी फंगस का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे राइजोपस दे दिया, मशरूम भी इसका एग्जांपल आएगा, वो भी फंगस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं होलोजोइक, जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और इनसाइड देयर सेल जो है डाइजेस्ट होता है, टेक कॉम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेस्ट इट इन देयर बॉडी। जो सेल है इनकी बॉडी में उससे डाइजेस्ट होता है, और इसका एग्जांपल होलोजोइक का आ गया अमीबा। ये तो थे जर्नल टर्म्स न्यूट्रिशन को लेके, जिसमें से बहुत बड़ा कभी क्वेश्चन नहीं आता, एक नंबर का आ गया या फिर एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक मतलब या तो ये पढ़ लो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है हम वो स्टार्ट करें, तो प्लांट्स में कहां क्या करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस पढ़ने के लिए सबसे देखो एक रिएक्शन पढ़ो और उसी से सारे क्वेश्चन के आंसर निकलते जाए। इसमें क्या है, 6CO2 + 12H2O गिव्स C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो ये ग्लूकोज हो गया, +6 ऑक्सीजन हो गया, +6 वाटर हो गया। ऑक्सीजन को हम ऐसे एरो करके ऊपर की साइड दिखा देंगे कि ये इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई। ये दोनों प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है,
सनलाइट के प्रेजेंस में, और कहां पर हो रही है, क्लोरोफिल के अंदर। मतलब अगर यहां से ही आ जाए सबसे पहला क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस की, या फिर क्या बोलते हैं कि रॉ मटेरियल्स क्या है। एक ही चीज होगी, रॉ मटेरियल भी रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्या क्या चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। हो गई 4 चीजें। अब वो ये कहेगा कि भाई ये ऑब्टेन्ड कहां से होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली, एयर से। पानी कहां से, सॉइल से। कोई भी प्लांट है, अगर हम प्लांट में ऊपर से पानी डालते हैं, लीफ पे पानी डालते हैं, तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता, प्लांट एब्जॉर्ब कहां से करता है, रूट से। ठीक है, सनलाइट बाय सन, और क्लोरोफिल इसका क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये किससे लिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा ने ली प्लांट के और एयर के थ्रू ली, वाटर रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और सॉइल से एब्जॉर्ब किया, सनलाइट ट्रैप करी क्लोरोफिल ने, और क्लोरोफिल खुद कहां है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के भी किसमें, थाइलेक्वाइड्स के अंदर। अब हमें 2 चीजें क्लियर हो गई कि एक तो ये कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, और वो जो भी चीजें चाहिए वो कहां से मिल रही है। अब यहां हमने लिखा स्टोमेटा, स्टोमेटा की ही बात करते हैं सबसे पहले। एक टॉपिक है आपके सिलेबस में कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग और जो क्लोजिंग है, हम ये कह रहे हैं कि पानी ले रहा है, वहां से ऑक्सीजन रिलीज भी वहीं से होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक होगा, वाटर का रिमूवल भी जो है वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता कहां से, ये देखिए, ये बीन शेप स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया, या कहें किडनी शेप स्ट्रक्चर, ये क्या बन गया, स्टोमेटा का बन गया। बहुत आसान तरीका बताऊंगी यहां पर। ये इसका हो गया न्यूक्लियर, ये क्लोरोप्लास्ट भी यहां होते हैं इसमें, और यहां ये जो है इसको बोलते हैं गार्ड सेल, ये हो गए क्लोरोप्लास्ट। यहां जो अंदर वाला है ये है स्टोमेटल पोर, जो अंदर इन दोनों के बीच में स्पेस है ये हो गया स्टोमेटल पोर। अब बेटा यहां देखो, ये जो है स्टोमेटा, बहुत आसान है, इतना आसान है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखो अगर पानी इसके अंदर गया, व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा, के गार्ड सेल में अगर पानी भर जाता है, तो एक बैलून से समझो, जैसे हम बाजार से बैलून लाते हैं तो बैलून चिपका हुआ होता है, जब अगर हम इसमें पानी डाल देंगे तो उसकी वॉल्स जो है दूर हो जाएंगी। ऐसे ही सेम इसमें जब पानी भर जाएगा तो ये स्वेल होंगे, वाटर एंटर किया, गार्ड सेल क्या हो गए, स्वेल हो गए, और इसको हम टर्जिड वर्ड भी बोलते हैं। टर्जिड मतलब फूल जाना, एकदम पानी से भरे हुए। फिर सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट हो जाएंगे तो ओपन हो जाएंगे। हो गई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दूसरा आता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग में क्या होगा, ये तो ओपनिंग हो गई कि पानी भरा और वो फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद उसमें से स्वेल हो गए और वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। इसमें क्या होता है, वाटर रिमूव्स, उल्टा लिख दो बस, एक वर्ड अलग लिखना है, वाटर रिमूव हुआ, और वो पानी रिमूव होने की वजह से क्या हुआ, ये श्रिंक होगा। श्रिंक होगा तो वॉल जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, और कोलैप्स होने से ये हो जाएंगे क्लोज। कितना आसान है, पानी घुसा तो खुल गया, पानी निकल गया तो बंद हो गया। कहां से, गार्ड सेल से। तो ये थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब आ जाइए कि ये तो ठीक है कि रॉ मटेरियल है, कहां से मिल रहे हैं, कैसे स्टोमेटा के अंदर अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो ये प्रोसेस है, हमने ये कह दिया कि ये है कहां, साइट क्या है इसकी, फोटोसिंथेसिस की कौन सी जगह है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट जगह देखो, लीफ कहां, ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स के पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मीजोफिल सेल।
प्लांट में और एनिमल में सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स ग्रीन लीव्स पे ही होगा। ये इस तरह के सेल्स होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट भरा होता है, इसी वजह से इनको मीजोफिल सेल्स का नाम दिया हुआ है। प्लांट के किसी भी पार्ट में और नहीं मिलेंगे मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है इस तरह से। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर 9th क्लास सिलेबस में भी है। तो इसमें क्या है? दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। दो तो इसके पास मेम्ब्रेन हो गई, इसके पास अपना लिक्विड होगा, इस लिक्विड को बोलते हैं हम स्ट्रोमा। और यहां पर इस तरह से जैसे शादियों में एक के ऊपर एक प्लेट रखी होती है ना, ऐसे ही प्लेट होंगी, प्लेट एक के ऊपर एक रखी होंगी। और ये जो एक सिंगल प्लेट है इसको बोलते हैं थाइलेकोइड। ये जो एक प्लेट है इसका नाम है थाइलेकोइड। और जो ये ग्रुप है पूरा, देखिए शादी में एक प्लेट रखी होती है, उसके ऊपर पूरा क्लस्टर जो है उसको बोलते हैं ग्रेनम। प्लांट का भी अपना स्टैंडर्ड है, ऐसे नहीं है कहीं भी खाना बना लिया कहीं से भी खा लिया इसने। ये भी अपना खाना कहाँ बनाता है? इन प्लेट्स में बनाएगा। और इन्हीं में इसने ये बनाया। ये इस प्लेट्स के अंदर, किसके अंदर? इस थाइलेकोइड के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो एक्चुअल में वो है जो सनलाइट को ट्रैप करेगा, जहां एक्चुअल में वो जगह जहां पर ये ग्लूकोज बनेगा। तो क्लोरोफिल कहां? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो एग्जैक्ट अगर हम साइट पूछे कि भाई हमें पूरा एड्रेस बता दो जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, जहां पर ये प्रोसेस हो रही है, तो ये क्या प्रोसेस हो रही है कि यहां पर ये क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? जगह कौन सी है? ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स के भी कौन से? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर भी कौन? थाइलेकोइड। सॉरी, क्लोरोफिल के अंदर थाइलेकोइड, थाइलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल है। तो थाइलेकोइड प्लेट है जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब यहां एक बात बताओ, जब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि प्लांट क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं प्लांट में, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करते हैं, तो ग्लूकोज टेस्ट नहीं करते, हम करते हैं स्टार्च टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि प्लांट में ये ग्लूकोज तो बना, लेकिन स्टोर किसकी फॉर्म में हो गया? स्टार्च की फॉर्म में। मतलब स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च। तो प्लांट का ये स्टोर्ड फूड भी क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंडर आता है? हाँ भाई। अब ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस जो है, ये दो प्रोसेस है, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। एक तो अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो कि डार्क कभी भी नाइट नहीं है। डार्क रिएक्शन इज नॉट राइट नाइट रिएक्शन। हम ये कहें कि हमें जो प्रोसेस लाइट के बिना हो ही नहीं सकती, हम आपको बुक दे किसी बच्चे को, बेटा पढ़ लो, और लाइट बंद कर दे, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि पढ़ाई जो है उसके लिए लाइट चाहिए ही चाहिए। लाइट चाहिए ना, तो वो रीडिंग के लिए लाइट चाहिए, नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई हमें एक ग्लास भर के पानी दे रहा है, कह रहा है पी लो, तो पी लेंगे भाई, उसमें लाइट की जरूरत थोड़ी है। हाँ, अब उसमें ये देखना है साफ है, वो तो साफ है, उस पर इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि वो पानी साफ दे रहा है आपको, तो ठीक है। तो वो रिएक्शन जिसके लिए लाइट की जरूरत है, बिना लाइट के प्रेजेंस के नहीं हो सकती, वो है लाइट रिएक्शन, जो कि एक्चुअल में ये वाली रिएक्शन है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी और जिसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज फॉर्म होगा। तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, डिपेंड्स ऑन लाइट, लाइट के बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन डार्क रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन लाइट, दिन और रात दोनों में होगी, लाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं डार्क रिएक्शन नाइट की रिएक्शन। नहीं भाई, पानी क्या दिन में नहीं पी सकते? सोने को लगा लो, सोने के लिए लाइट की जरूरत होती है? नहीं होती। एसी कूलर चलने के लिए वो नहीं है कि ये लाइट की जरूरत है। ये लाइट बंद करके भी सो सकते हो, लाइट चल रही तभी भी सो सकते हो, जिसने सोना हो।
तो वो ऐसी रिएक्शन है जो दिन और रात दोनों टाइम पे होगी, डार्क रिएक्शन, पर इसमें लाइट की जरूरत उसको नहीं है, इसलिए वो क्या है, डार्क रिएक्शन। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या हुआ, ये वाली रिएक्शन हुई और यहां पर ये वाली रिएक्शन हुई, कौन सी, जिसमें ये ग्लूकोज से स्टार्च में चेंज हुआ। ये कहां होती है, थाइलेकोइड के अंदर, कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लेट नहीं, वो थाइलेकोइड के अंदर होती है, और ये होती है स्ट्रोमा के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड होता है उसमें होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में एक स्टेप है ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू स्टार्च, जो कि प्लांट का स्टोर फूड है। ये हो गई लाइट और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। अब आता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसके इवेंट्स क्या है, इवेंट्स की कहां कहां हो रही है ये प्रोसेस। इवेंट्स में देखो क्या क्या हुआ, इसमें इवेंट्स दिए हुए पॉइंट्स में। पहला देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यही क्या बना रही है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू फॉर्म, क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए हमने क्या लिख दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब वाटर की स्प्लिटिंग से पानी टूटेगा और उससे क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है वो कहां से हुई है, वाटर की स्प्लिटिंग से हुई है। और इसमें तीसरा पॉइंट हम लिख देंगे कि जो सनलाइट है, तो मतलब लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हुई, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ग्लूकोज केमिकल बन गया, तो केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी चेंज हुई, और ये सारा की सारा फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया। अब इसमें दो एक्टिविटीज हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। एक्टिविटी क्या है, ये जो एक्टिविटी है ये दिखाती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। पहली एक्टिविटी जो दी हुई है वो दी हुई है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इज नेसेसरी। इसमें क्या किया उसने, इसमें इसने दो लीफ ले रखे हैं और इसने कहा एक को यहां ऐसे ऐसे कुछ कुछ हिस्से में वायलेट दिखाया हुआ है, कुछ में ऐसे येलो। इसने कहा एक प्लांट है, पॉटेड प्लांट लिया, उस प्लांट के लीफ को कवर किया 2 और 3 डेज। क्या कवर किया, लीफ को ब्लैक पेपर से वहीं की वहीं कवर कर दो, तोड़ना नहीं है उसको। उसके बाद उसको कवर को हटाया और उसको प्लेस किया 2-3 घंटे के लिए सनलाइट में, और सनलाइट में आने के बाद उसमें दोबारा फोटोसिंथेसिस होगी। 4th स्टेप में आप इसको लीफ को तोड़ लिया, बॉयल किया इन अल्कोहल। अल्कोहल बॉयल करते हैं वाटर बाथ में, डायरेक्ट मत रख देना अल्कोहल का, बीकर लिया उसको, उसमें अल्कोहल लिया, उसमें लीफ डाला और उसको वाटर बाथ, वाटर मतलब गर्म पानी के अंदर, तो उसमें क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है, बर्न हो सकता है, तो बॉयल करा अल्कोहल में। और 4th 5th पॉइंट में देखा, स्टार्च टेस्ट कर दिया। स्टार्च टेस्ट पता ही है किससे होता है, आयोडीन डाल के होता है। अगर आयोडीन के साथ लीफ में आयोडीन डाला और देखा क्या ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हुआ, इसमें नहीं होगा, मतलब नहीं हुआ अपीयर, तो नो फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं है। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या, क्यों, क्योंकि इसमें अल्कोहल में जब बॉयल किया हमने, उसमें सारा क्लोरोफिल जो है वो खत्म हो गया, और क्लोरोफिल यहाँ था ही नहीं। तो ये क्या है, एक्टिविटी 1 है, जो कि ये बताती है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे क्वेश्चन आता है, या तो ये स्टेप्स लिखे आ जाएंगे और ये पूछा जाएगा कौन सी एक्टिविटी है, तो आपने ये वाला आंसर लिखना है,
या फिर ये लिखा आ जाएगा, स्टेप पूछ लिए जाते हैं। दो ही तरह से क्वेश्चन बनता है बस एक्टिविटीज में से। एक और एक्टिविटी है इसमें दूसरी, उसमें दिया है पॉटेड प्लांट दे रखे हैं दो, और इन पॉटेड प्लांट को इसने एक में पॉटेड प्लांट के साथ ये प्लेट रख दिया। इस प्लेट में कह रहा है KOH रखा हुआ है, और इसको भी बेल जार से ढक दिया और इसको भी बेल जार से ढक दिया। तो ये कह रहा है कि यहां जो ये पेड़ है ये ग्रो कर रहा है, यहां पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है, KOH जो है, इसकी एक्टिविटी में क्या दिखा रहा है कि KOH जितनी भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इसने एब्जॉर्ब कर ली, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं हुई, और इसकी वजह से कोई फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं। यहां KOH नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको अवेलेबल हो रही है और फोटोसिंथेसिस में हो रही है। तो ये क्या दिखा रखा है इस एक्टिविटी में, क्या दिखाया? CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दो एक्टिविटी है ये, क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड की। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन इन अमीबा की, जो कि न्यूट्रिशन में ये प्लांट न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही है बस। अमीबा की न्यूट्रिशन में क्या है? अमीबा का साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका डायग्राम बनाने के लिए किसी आर्टिस्ट की जरूरत नहीं, कुछ बना दो बन गया जी अमीबा। ये बना दिया मैंने अमीबा। इसमें एक बीच में न्यूक्लियस दिखा देना, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। इसका शेप कोई भी बना सकते हो, तो जितनी मर्जी आपकी ड्राइंग खराब हो ये प्रॉपर वर्क करेगा। ये हो गया अमीबा, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म। अब देखो, ये यहां पर एक फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो अमीबा इस फूड पार्टिकल को सराउंड करता है। ये अमीबा गया और इस फूड पार्टिकल के सराउंड कर दिया इसने। कौन सी चीज इसको सराउंड कर रही है? इसकी पूरी बॉडी की जो स्किन है ना वो चलती है मतलब पैरों का काम कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर की तरह फिट, तो ये फिट हो गए और ये हो गया फॉल्स। फॉल्स मतलब झूठ बोलना, मतलब एक्चुअल पैर नहीं है लेकिन पैर की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इसको सूडोपोडिया बोल दिया। पी साइलेंट होगा और स्पेलिंग इसकी पी से स्टार्ट होगी। अब यहां ये क्या होगा, तीसरे स्टेप पे इसको ये इस तरह से कर लेगा कि इसकी बॉडी में ही आ जाएगी। अब तक तो यहां से इसको सराउंड किया था, अब इसने अपने दोनों ये जो है ये मिला लिए, और मिला लिए तो ये क्या बन गया? अब ये इसका बन गया फूड वैक्यूल, और बॉडी के अंदर आ चुका है। ये क्या हो गया? फूड वैक्यूल, बॉडी के अंदर आ चुका है। जो ये फूड वैक्यूल है इसमें अब होता है प्रोसेस डाइजेशन। यही बताया कि किसी भी तरह बना ले, ये इतना अच्छा डायग्राम है कि आप कुछ भी बना दो, ये बन गया अमीबा जी। यहां इसको आप फूड को टूटते हुए दिखा देना, ठीक है। और एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो और इसी पे टूटते हुए यहीं दिखाना चाहो तो यहीं दिखा देना कि ये इस तरह से एब्जॉर्ब हो गया, और नहीं दिखाना चाहते तो ये फूड इसका डाइजेस्ट हो गया। यहां जो है इसमें भी दिखा सकते हो आप ये टूटता हुआ। इसके बाद जो एक स्टेप और दिखाना चाहो तो दिखा देना, और उसमें इसको स्किन के पास ले जाना और इसको यहां पर इस तरह से अटैच करके अब इसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको निकलते हुए दिखाना है। ये निकलते हुए दिखा दिया। और अब न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा में क्या क्या स्टेप्स हैं वो देखो। सबसे पहला स्टेप है डाइजेशन, खाना लेना। ये किसके थ्रू हुआ? सीडोपोडिया के। यहां एक और वर्ड पढ़ेंगे हम, फैगोसाइटोसिस। जो फूड इस तरह से लिया जा रहा है उस एनगल्फिंग करने को, निगलने को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस।
कि ये ऐसे चल के गया और इसने फूड को कैप्चर कर लिया, एनगल्फ कर लिया, तो वो क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस हो गया। तो इसमें दो चीजों का नाम दोगे आप, सीरोपोडिया का और फैगोसाइटोसिस के बारे में बताओगे। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन में नाम लोगे एंजाइम्स का, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, कि खाना टूट गया एंजाइम्स की हेल्प से। तीसरा स्टेप जो इसमें आएगा वो आएगा एब्जॉर्प्शन, कि खाना टूटने के बाद इसकी बॉडी में चला गया, ये वाले जो है ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद फोर्थ स्टेप है इजेशन। इजेशन मतलब वेस्ट का डिस्चार्ज होना, जो वेस्ट भी क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड। अब देखो इसी को पहले इसने फूड लिया था तो फूड वैक्यूल था, अब यहां से वेस्ट निकल रहे तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो यहां इसमें इजेशन में आपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करना है, और ये 4 स्टेप लिख दो, इनके बारे में बता दो और ये बना दो डायग्राम, और ये हो गया अमीबा की डाइजेशन कंप्लीट। इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन से ये। अब आती है हमारी बारी, हमारी बारी आएगी तो अब हम बढ़ेंगे अपनी न्यूट्रिशन। तो अपनी न्यूट्रिशन बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, आगे क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है उसमें सबसे पहली बात देखो, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक नाम दे दिया है जो है एलिमेंट्री कैनाल। जितने भी इसमें हम पार्ट पढ़ेंगे वो सब किसके पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल के। और सबसे बड़ी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत पहले भी पता होता है, इसमें देखो और नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। ये जरूरी नहीं है इसमें हमने बॉडी की शेप दिखानी, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम बनाओ, वो आदमी का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये रफली हमने यहाँ डायग्राम ड्रॉ करना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमें दिखाना है, और ये बना दिया हमने यहाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट देखो, यहां ये पहला पार्ट देखो बेटा, हम खाना जहां खाते हैं वो लिप्स से कवर होता है, वो होता है माउथ। तो ये है माउथ। माउथ के अंदर वाला हिस्सा, लिप्स के अंदर वाला हिस्सा वो है बक्कल कैविटी। क्या है, बक्कल कैविटी। अब देखो इस बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें हैं। बक्कल कैविटी में है टीथ, जो कितने तरह के हैं, इंसीजर्स है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स और मोलर्स। सामने वाले इंसीजर्स जो कीले होते हैं, शार्प होते हैं साइड में, वो कैनाइंस। उससे बाद में जो हम दाढ़ बोलते हैं जिनको, दाढ़ में जो पीछे वाली है वो मोलर्स है, और उससे आगे पहले वाली प्रीमोलर्स है। तो ये टीथ हो गए। टीथ सबका ही काम क्या है, मेनली खाना टीयर करना और खाने को चबाना, च्यू करना, काटना और चबाना, दो काम हो गए इसके टीथ के। अब है टंग। टंग क्या करती है, मिक्सिंग कराती है इधर से उधर। फिर है पैलेट। पैलेट अपनी जीभ को ऊपर लगाओ, जो ये ऊपर वाला हार्ड सरफेस है इसको बोलते हैं पैलेट। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां डाइजेशन स्टार्ट होगी, मतलब हमने खाना खाया और खाते ही उसकी डाइजेशन भी स्टार्ट होगी, वो क्या है, वो है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सिक्रीशन करता है, सिक्रीट सलाइवा। और इस सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम।
ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है ये हमारे ग्लूकोज में। और ये एक्टिविटी हम कर भी देख सकते हैं। एक रोटी की बाइट लो, उसको बहुत देर तक चबाते रहो, मीठी लगने लगेगी। इसका मतलब क्या है कि उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट का किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज पर। ग्लूकोज कैसा होता है, टेस्ट में मीठा होता है। तो ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी टीथ, टंग और पैलेट और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में मेन जो एंजाइम है वो है सलाइवरी एमाइलेज, जिसका काम डाइजेशन में स्टार्ट हो जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि खाना हमें चबा चबा के खाना चाहिए। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का ईसोफेगस। जो ये ईसोफेगस है, 10th क्लास है, फूड पाइप नहीं लिखना है, ईसोफेगस लिखोगे आप। और ईसोफेगस जो है फूड पाइप ही है वैसे तो, इसका कोई भी डाइजेशन में रोल नहीं है, लेकिन क्या काम है, यहां जो खाना था इसको धक्का मार के नीचे स्टमक तक पहुंचाना है, पुश करना है इसको। ठीक है, इसमें क्या होती है, स्पेशल मसल्स होती हैं, जिन मसल्स का नाम है स्पिंसर मसल्स। ये स्पिंसर मसल्स जो है वो एक स्पेशल मूवमेंट शो करती है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से खाने को धक्का लगता है और खाना कहां पहुंच जाता है, स्टमक में आ जाता है। तो ये इसमें जब ईसोफेगस का लिखोगे तो दो नाम याद रखना, स्पिंसर मसल्स और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में हमने लिखना है। स्पिंसर मसल जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और जो जब ये वाली कॉन्ट्रैक्ट करी नीचे आ गया, फिर रिलैक्स कर देंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर, इस तरह से धक्का लगेगा और खाना जो है वो माउथ से, मतलब बक्कल कैविटी से स्टमक में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक ये है, जे शेप स्ट्रक्चर है, खाली है। इसकी जो ये इनर लेयर होती है, ये वाली, इस पर होता है म्यूकस। म्यूकस जैसे हमारी सलाइवरी एमाइलेज की वजह से जो लार आती है सलाइवा की वजह से, बकल कैविटी मॉइस्ट रहती ना, ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल की अंदर वाली लेयर जो है वो मॉइस्ट रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि हम जो तीखा खाते हैं, अगर ये मॉइस्ट ना रहे ना तो वो तीखा खाने की वजह से इस पे ये तो छिल जाए, फट जाए, तो ये हमेशा मॉइस्ट रहती है प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक को। अब जब ये मॉइस्ट है तो इसमें क्या होता है, स्टमक में होता है, स्टमक के अंदर है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक के लिए है, ग्लैंड मतलब एंजाइम्स होंगे। एंजाइम होंगे तो क्या यूज सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस। और इस जूस के अंदर दो एंजाइम है, कौन कौन से, एक है लाइपेज और दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ये क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। कौन, पेप्सिन। लेकिन इससे थोड़ा सा, यहां देखो, माउथ से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है, लेकिन स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होगी। कहां होगी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, माउथ में होगी, उसके बाद स्टमक में नहीं होगी, रेस्ट करेगा। स्टमक में किसकी होगी, प्रोटीन की और थोड़ी सी लिपिड्स की। लिपिड्स जो है वो थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से टूटने शुरू होंगे। देखो बेटा, खाना जब हम खाते हैं तो हमने ये तीन चीजें लिखी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट फूड मॉलिक्यूल, फूड कंपोनेंट्स है ये। कार्बोहाइड्रेट, रोटी खाई, चावल खाया, क्या है कार्बोहाइड्रेट। आलू खाया जिसमें स्टार्च कंटेंट ज्यादा हो, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दाल खाई, दूध पिया, फिश खाई, इसमें क्या है, प्रोटीन। लिपिड्स, घी, तेल, लिपिड्स और फैट भी लिख सकते, कई जगह फैट भी लिखा मिलेगा। तो लिपिड और फैट क्या है, जो हम तेल, घी, चिकनी चिकनी चीजें जो हम खाने, चिकनाई वाली चीजें, ठीक है, वो हो गई ये। अब यहां देखो, स्टमक का मेन काम ग्राइंडिंग करना है, उसको घोलना, सारे खाने को और क्रश कर देना। और इसमें थोड़ा सा ही, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट किसका, प्रोटीन का, और थोड़ा सा लिपिड का जो है वो डाइजेस्ट होता है, बाकी काम नहीं होता है। अब बात करते हैं हम
नेक्स्ट पार्ट की ये जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लॉन्गेस्ट पार्ट है, मतलब 6 से 6.5 मीटर लंबा। जैसे पानी के पाइप को कॉइल करके डाल देते हैं ना, इतना लंबा पॉइंट पाइप आता मीटर में आता है और उसको हम छोटी सी जगह पे कॉइल करके रख देते हैं, ऐसे ही इसमें है। ये इंटेस्टाइन इतनी लंबी होने के बाद भी बेटा इसमें जो सबसे ज्यादा काम इसमें ही होना है। पूरी डाइजेशन भी इसी में खत्म होगी और एब्जॉर्प्शन भी इसी में खत्म होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला वाला ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम, फिर जेजेनम और फिर आइलम, ये 3 हिस्से हुए। अब जो ड्यूोडेनम है जो है, ये ड्यूोडेनम, जेजेनम और आइलम, ये किसके हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ये ड्यूोडेनम रिसीव करता है यहां से, ये क्या है? ये है लिवर। अब इससे पहले लिवर का बता पढ़ लेगा। लिवर सिक्रीट करते, लिवर के अंदर होती है बाइल डक्ट जो सिक्रीट करती है बाइल जूस, और ये बाइल जूस लिपिड और फैट को, लिपिड और फैट चिकनी चीजें बताई थी ना, इसको पहले तो फैट ग्लोब्यूल में तोड़ता है। फैट ग्लोब्यूल क्या होते हैं? पानी के ऊपर तेल डाल के देखो तो बहुत सारी बूंदे बन जाएंगी, एक ड्रॉप डालना बस, कई सारी अपने आप बन जाती हैं। वो फैट ग्लोब्यूल है, टूट गया फैट के। और ये फैट ग्लोब्यूल फिर टूटता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बॉडी में यूज होंगे एनर्जी के लिए। इसको इस तरह तोड़ने को, किसको? फैट को फैटी और एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो किस कौन कर रहा है? वो कर रहा है बाइल जूस। किसने सिक्रेट किया? लिवर ने। और कहां जाएगा? ये जाएगा इस ड्यूोडेनम के पास। लिवर में खाना नहीं आता, लिवर ने जो बनाया वो अपना बना के इसमें दे दिया कि भाई जा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने बाइल जूस सेक्रेट किया, बाइल जूस रिसीव किया किससे? लिवर से। और लिवर में यहां एक छोटा सा पॉइंट होता है गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, वहां पर स्टोर होता है बाइल जूस। ये बाइल जूस को स्टोर करता है। कईयों को स्टोन प्रॉब्लम हो जाती है और गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, तो उनमें क्या है, उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ऑयली फूड कम खाएं, क्योंकि बाइल जूस तो बनेगा उसमें, बाइल जूस की दिक्कत नहीं आएगी बनने में, लेकिन क्या होगा कि बाइल जूस के बनने के साथ साथ उसमें बाइल जूस स्टोर नहीं होता, तो वो साथ ही साथ काम कर सकता है। पहले बाइल जूस स्टोर है नहीं, ऑयली ज्यादा खाओगे तो डाइजेशन में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये तो लिवर से लिया इसने, स्टमक से फूड आ गया जो कि पूरा डाइजेस्ट नहीं है, पार्शियली डाइजेस्ट। लिवर से बाइल जूस आ गया, और ये वाला पत्ते जैसे स्ट्रक्चर जो है वो है पैनक्रियाज, और ये देगा पैनक्रेटिक जूस। अब इस पैनक्रियाज के बारे में अगर हम पढ़ें तो पैनक्रियाज ने दिया पैनक्रेटिक जूस, और इस पैनक्रेटिक जूस में होता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ये दोनों की दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये रे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे अमीनो एसिड में। मतलब देखो दोबारा से, लिवर ने वो चीज सिक्रीट करी जिससे फैट और लिपिड डाइजेस्ट होंगे, पैनक्रियाज ने वो चीज बनाई जिससे कि प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। पैनक्रियाज से आया पेप्सिन ट्रिप्सिन, लिवर से आया बाइल जूस, और स्टमक से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, और तीनों चीजें कहां पहुंच गई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जब इतनी सारी चीजें सबसे ले रहा है तो खुद भी कुछ काम करेगा, और खुद इसने सिक्रेट किया इंटेस्टिनल जूस।
और इस इंटेस्टिनल जूस के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, यहां भी लिख दो कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन तो है ही, और यहां प्रोटीएज भी लिख दो, और लाइपेज, तो जो लाइपेज है वो भी, और लिपिड बाइल जूस भी मिलके फैट को डाइजेस्ट करते हैं। तो मतलब इसमें खुद ने भी देखो कितनी चीजें चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। पहले तो यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हुई, माउथ से ही हमने ज्यादा चबाया और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया। उसके बाद यहां है स्टमक में म्यूकस था, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुआ। अब यहां देखो एक चीज जो स्टमक की रहेगी, स्टमक में बेटा HCl भी सिक्रेट होता है। स्टमक के अंदर की बात है। ये क्या करता है? एसिड है, ये तो खा जाए, फाड़ दे इसको, स्टमक की वॉल को। नहीं, ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय सलाइवा, जो सलाइवा है ना, जो खाने में मिलके यहां से सलाइवा आया है, उस सलाइवा को खत्म करेगा, क्योंकि वो हटेगा तभी सारे एंजाइम वर्क करेंगे। दूसरा, ये जो हम खाने के साथ जर्म्स खा जाते हैं उनको खत्म कर देता है। और तीसरा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। एसिड में खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, सलाइवा को खत्म करेगा और जर्म्स को खत्म करेगा। HCl जो कि स्टमक में प्रेजेंट है। अब हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, मतलब डाइजेशन कंप्लीट। अब डाइजेशन के बाद पहले स्टेप में क्या जो था, खाना खाया, खाना खा के स्टमक में गया, स्टमक में डाइजेशन हुई, लिवर ने बाइल जूस दिया, पैनक्रियाज ने पैनक्रेटिक जूस दिया, इंटेस्टाइन ने खुद इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट किया और पूरे खाने को डाइजेस्ट कर दिया। अगर वर्ड आता है डाइजेस्टेड फूड क्या है, तो डाइजेस्टेड फूड है ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये तीन चीजें मेन बन गई। विटामिन और मिनरल्स जो है वो डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, वो सीधा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अब यहाँ इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना, देखो अगर ये मैंने इंटेस्टाइन बनाई तो इसकी अंदर वाली लेयर, अंदर वाली ये वाली लेयर इस तरह से होती है, ऐसे अंदर की साइड, इधर साइड होंगे ये एक, बाहर से नहीं दिखेगी, बाहर से ऐसी दिखेगी। तो अंदर की साइड ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अंदर क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये क्या इन्हें बोलते हैं? VILLI, विली। हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन, जो ये ग्लूकोज बना, जो ये अमीनो एसिड बना, जो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इनको एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम से ले लिया, और लेने के बाद कहां दे दिया? ब्लड में दे दिया। ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस कहां पूरे हो गए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे लिख बना है, इसको लार्ज क्यों बोला? जबकि इसकी लेंथ तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर ही होती है, 1.5 मीटर ही होती है, 1 से 1.5 मीटर होती है। फिर भी इसको लार्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाइड होता है, चौड़ा होता है, इसका ये चौड़ी ट्यूब है, इसलिए इसको बड़ा लार्ज इंटेस्टाइन बोला। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ होगा एब्जॉर्प्शन। किसका? अब हमने एब्जॉर्प्शन तो यहां पढ़ लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन किसका? वाटर का, मेडिसिन का। ड्रग्स हम बोलते हैं मेडिसिन को, भाई कोई चरस गांजा मत समझ बैठना। ड्रग्स क्या है? मेडिसिन। मेडिसिन जो दवाइयां हम लेते हैं या लिख देते हैं, उनको वो पानी, जूस, मतलब जितने भी लिक्विड्स हैं, दूध, उनका एब्जॉर्प्शन कहां होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। रफेज जो हम खा रहे हैं, सैलेड जो खाते हैं, वो सैलेड का से वाटर एब्जॉर्प्शन भी यहां होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है रेक्टम। इस रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब वो फूड कहां जाए? जो डाइजेस्ट हो गया,
इनमें टूट गया, ये ले लिए ब्लड में भेज दिए, लेकिन ये बिना डाइजेस्ट हुआ, ये यही जो गंद कबाड़ सब बच गया उसको कहाँ भेजे, वो रेक्टम में टेम्परेली स्टोर होगा, और जो टेम्परेली स्टोर होगा इसको हम बोलेंगे फेकल मैटर। और ये फेकल मैटर जो है लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एनस के थ्रू रिमूव आउट होगा। फेकल मैटर को डिस्चार्ज कौन करेगा, एनस करेगा, मतलब माउथ से लेकर माउथ टू एनस क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई, स्टमक में प्रोटीन और लिपिड की थोड़ी सी डाइजेशन हुई। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ने पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस लिया जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसके अंदर, लिवर से बाइल जूस लिया जो डाइजेस्टिवेशन ऑफ फैट मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए चाहिए, खुद इसने भी जूस सीक्रेट किए जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, और यहाँ पूरी डाइजेशन होगी किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसी के अंदर क्या हुआ, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन भी हुआ, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन जिसने लिक्विड का एब्जॉर्प्शन किया, और उसके बाद एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी से बाहर चला गया। और ये है हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब अगर देखो एक सैंपल पेपर देख रहे थे, उस सैंपल पेपर में डाइजेस्टिव सिस्टम भी आया हुआ है और टॉपिक आया हुआ न्यूट्रिशन। 2 नंबर में तो पूछ लिया न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बताओ, और 3 नंबर में पूछ रखा है डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम बता दो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बताओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो अभी एक्सप्लेन किया वो आएगा, सारे पार्ट्स इनके फंक्शन सारे। लेकिन आता है न्यूट्रिशन, तो इसमें स्टेप्स लिखने। पहला स्टेप क्या है, इजेशन। इजेशन खाने का खाना, खाने को लेना, मतलब हमने खाना खाया, जो खाया हुआ खाना है जो मुंह से लिया उसको इजेशन बोलते हैं। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, वो खाना जो है वो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेशन में ये तीनों स्टेप, ये तीनों प्रोसेस लिखनी है, इस तरह से रिएक्शन बना देना। कुछ भी ना लिखना है तो इन्हें लिखा हो, समझ जाएगा टीचर, बहुत बढ़िया आता है बच्चे को। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, जिसमें आपने विली का जिक्र करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है जो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करती है। डाइजेस्टिव फूड है ये वाले, इन तीनों के नाम लिख देना और कह देना कि ये एब्जॉर्ब है। और चौथा स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। ब्लड में गया, ब्लड में फर्दर इसका ब्रेक डाउन हुआ और उससे हमें मिली एनर्जी, वो क्या है, एसिमिलेशन। अब बात करते हैं 5वें स्टेप की, और 5वां स्टेप है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना बॉडी से, और वो है इजेशन। ये 5 स्टेप लिखने न्यूट्रिशन में, और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सप्लेनेशन देना अलग। हाँ, अगर 5 नंबर में न्यूट्रिशन आ गया तो इन्हीं प्रोसेस को लिख के और इनमें एक्सप्लेन करें। इसमें माउथ का फंक्शन देखोगे, डाइजेशन में फिर लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन का लिख दोगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का विली का फंक्शन एब्जॉर्प्शन में लिखोगे। एसिमिलेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है डाइजेस्टेड फूड, वो लिखोगे। और इजेशन में एनस और रेक्टम का बता देना कि रेक्टम में टेम्परेली स्टोर होता है और इसमें जो है वो इसमें एनस के थ्रू वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये पूरा आपका एक टॉपिक खत्म हुआ है लाइफ प्रोसेस का। पहला जो टॉपिक है न्यूट्रिशन क्लास 10।